रोज यूज करेंगे और जिसमें से हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेंगे। तो इस चैनल को आज ही आकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और 2 सेट पेपर आपको यहाँ पर पर डे जरूर दिए जाएंगे जब तक आपके केवीएस पीआरटी का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आप लोग विरोध तरीके से एग्जाम में लग जाइए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं प्रैक्टिस सेट पेपर आप लोगों के लेके आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होगा। तो हम क्वेश्चन को पहले इंग्लिश सेक्शन और इस प्रकार से हिंदी और इसके बाद जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सारे सेक्शन को यहाँ पर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर आकर के आप चैनल पर जरूर बने रहिएगा और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो कि हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी को ये सूचना पहुंच जाए और सभी लोग इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ सकें। तो चलिए पहले क्वेश्चन ये है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स और दिस फ्रिवलस रिमार्क्स प्रोवोक्ड नो कमेंट। ए ऑप्शन है सीरियस, बी ऑप्शन है फ्रैंटिक, सी ऑप्शन है इसमें दिया है मोमेंटस और डी ऑप्शन है फैंसीफुल दिया हुआ है। तो आप लोगों को बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा और ये आपको जरूर यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग जरूर यहाँ पर बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा, इसका अर्थ क्या होता है, वे वक्ता पर यानी वे वक्त पर बोलने वाला मूर्खतापूर्ण वाक्य जो होता है, यानी फ्रिवलस का मतलब ही होता है कि बिना बोले जो है बोलते रहना, यानी बिना मतलब के वहाँ पर हमें क्या करना, बोलना, ये चीज़ होता है, बिना मतलब के यहाँ पर बोलना होता है। तो ए में दिया गया ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सीरियस बेवक्त पर बोला गया मूर्खतापूर्ण वाक्य होता है। इसका उपयुक्त विलोम पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है यहाँ पर विलोम होता है। क्या होता है, एंटोनिम्स का मीन्स होता है, यहाँ पर ये दिया गया है, एंटोनिम्स दिया गया है, इट मीन्स विलोम। और यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा आपका सीरियस ऑप्शन, इस बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इस सीरीज को आप जरूर यहाँ पर ज्वाइन करिए और आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। क्या पूछा इस बार इन्होंने पूछा है सिनोनिम्स क्या होगा ऑफ द वर्ड गिवन बेलो। यहाँ पर दिया ट्रीजन दिया गया, क्या दिया गया है, यहाँ पर ट्रीजन दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन क्या दिया गया है, डिसलॉयल्टी दिया गया है, बी ऑप्शन पैशन दिया गया है, सी ऑप्शन है माइजरेबल दिया गया है और इसमें डी जो दिया गया है डिसएपियर दिया गया है। तो इंटू यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर उसने पूछा है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। क्या पूछा है, उसने पूछा है कि इसका जो होगा सिनोनिम्स क्या होगा, इसके बारे में हमें बताना है। तो बताइए, चलिए आप लोग बताइए कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, ट्रीजन इज टीचरी और या डिसलॉयल्टी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसलॉयल्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनोनिम्स पूछा गया है किसका, ट्रीजन, डिसलॉयल्टी या फिर इसको होते हैं टीचरी बोलते हैं, इसका मतलब ये यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में समय कम रहता है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आप लोगों को बताऊँगा और आप लोग थोड़ा ध्यान से ज़रूर इसको पढ़िएगा और बहुत महत्वपूर्ण सीरीज भी है आप लोगों के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा तेज़ी से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन। और इंग्लिश है, इंग्लिश ज़्यादा से डरना नहीं चाहिए और ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाने लगी है। कोई भी अगर पेट देखते हैं आप और केवीएस, एनवीएस और टीचिंग के काफ़ी एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो खासकर इंग्लिश भी पूछे जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है, यानी दिया गया है इनिमिटेबल दिया गया है। ए ऑप्शन है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, बी ऑप्शन है इनकेपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, सी ऑप्शन इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिडिएट और डी ऑप्शन है ए लिस्ट ऑफ गुड।
तो इसमें बताना है एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, उपयुक्त मीनिंग क्या होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमीडिएट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है which one of the एक मिनट, हाँ चलिए, which one of the following has the correct स्पेलिंग पूछी गई है इसकी, तो ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, बताना है। ए ऑप्शन है इम्प्रेसिव, बी ऑप्शन है इम्प्रेसिव और डी ऑप्शन है इम्प्रेसिव, और ये आपका डी ऑप्शन भी इम्प्रेसिव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी हो जाएगा, IMPRESSIV इम्प्रेसिव। यहाँ पर ये जो मीनिंग है ये बिल्कुल सही हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपके कई बार एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो आप क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िए करिए, और यह क्वेश्चन जो दिया गया है उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण कीमत रखता है आपके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, यहाँ पर दिया गया है अ ड्रॉप इन द ओशन, अ ड्रॉप इन द ओशन। ए ऑप्शन है इज ए स्मॉल प्रॉब्लम दैट विल प्रोबेबली गेट लार्जर, बी ऑप्शन इसमें दिया गया है समथिंग सो स्मॉल दैट इज would not make any noticeable difference, सी ऑप्शन है एवरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन हेल्प्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। यानी 5th नंबर का देखिएगा यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी सबसे यहाँ पर सही हो जाएगा। किसका, इसका मतलब क्या होगा, अ ड्रॉप इन द ओशन, सी आप बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समथिंग सो स्मॉल दैट इट वुड नॉट मेक एनी नोटिसेबल डिफरेंस, तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में इट हैज ऑल द नाइट, इट हैज डेडस दिया गया है, यहाँ पर आपको फिल करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड दिया गया है गिवन बेलो। ए ऑप्शन है रेनिंग, बी ऑप्शन है रेन, सी ऑप्शन है यहाँ पर बीन रेनिंग, और डी ऑप्शन है इज रेनिंग। यहाँ पर बताना इट हैज, देखिए हैज आया है तो यहाँ पर हैज बीन भी हो सकता है, बीन रेनिंग हो सकता है, देखिए, और यहाँ पर रेन का रेंड हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है कौन सा आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए हैज है और हैज दिया गया है, और हैज के साथ बीन जरूरी यहाँ पर लग जाएगा, तो हैज बीन, और यहाँ पर वर्ब की कौन सी ING फॉर्म लग जाएगी, तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए, ये भी आपके क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट था, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा, और ये बार बार क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट होना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लाइक शेयर किया करिए, ताकि सभी को ये पता चल सके कि जो क्वेश्चन हैं ये बार बार पूछे जाते हैं, और काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो ठीक है, ये भी आपको देखना है यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और एक ओवरव्यू मिल जाता है, और क्वेश्चन करेक्ट करने का यहाँ पर आपको एक चांस मिल जाता है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है डायरेक्शन ये दिया गया 7 नंबर में, चूज द पार्ट वेयर हियर इज एन एरर इन द गिवन पार्ट। एरर पूछा है 65 years have passed since India became free, तो यहाँ पर 7 नंबर का बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो ए सही हो जाएगा, यहाँ पर बताया गया है कि ए बिल्कुल सही होना चाहिए। कैसे सही हो जाना चाहिए, ए बिल्कुल सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कौन सा सही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो संरचना की दृष्टि से सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं बताई गई है, नो एरर है। कैसे है यहाँ पर देखते हैं, 65 years have passed since India became free, since India became, जब से इंडिया फ्री हुआ है, तो यानी 65 years इसको हो गए हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो हैज का प्रयोग यहाँ पर बताया गया है, यानी जो घटनाएं पिछले उसमें हो जाती है, अभी भी चली आ रही थी वो घटनाएं,
तो उसको हम इसमें क्या इसमें जो फ्यूचर में ही सॉरी ये आपका परफेक्ट में ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ समझना है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, हम लोग अभी से 8 पढ़ रहे थे, 8 पढ़ना है हमें। तो देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेजेज पढ़ना है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेज कौन कौन से ये भी पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रीपोजिशनल कौन कौन से हैं फ्रेजेज पढ़ना है। तो 8 नंबर में यहाँ पर देखिएगा, शैल वी प्ले इंडोर, शैल वी प्ले इंडोर शूटिंग आउट इन द सन। ए ऑप्शन है इंस्टीड ऑफ, बी ऑप्शन है अदर देन, सी ऑप्शन है बट फॉर और डी ऑप्शन है बिकॉज ऑफ। तो 8 नंबर का देखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इंस्टीड ऑफ का प्रयोग होगा क्योंकि अन्य प्रीपोजिशनल फ्रेजेज जो हैं भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंस्टीड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है गिवन द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल विच ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ पर भरना है, आपको क्या देना है। ए ऑप्शन है विच, बी ऑप्शन है दैट, सी ऑप्शन है हु और यहाँ पर डी ऑप्शन है हूँ। ऑल के बाद कौन सा आता है प्रोनाउन आता है, ये बताना है। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल के जो बाद होता है दैट का ही प्रयोग होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है, रटा हुआ होना चाहिए कि ऑल के बाद जो होता है दैट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर में देखते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, द लीव्स वेयर येलो एंड स्टिकली। यहाँ पर देखना है आपको कौन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है लिव्स दिया हुआ है, वर दिया हुआ है, येलो दिया हुआ है, स्टिकली। तो यहाँ पर बताना है कौन सही हो जाएगा। तो इन द गिवन सेंटेंस द लीव्स वर येलो एंड स्टिकली, द वर्ब इज वर। यहाँ पर जो वर्ब होगी, ये वर्ब आपको पता होना चाहिए, वर ही होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्ब जो होगी आपकी वर ही होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हिंदी को देखते हैं। हिंदी को जो टेस्ट में पूछा गया है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो 11 नंबर का देखते हैं, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, चलिए जल्दी से बता रही। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है अतिवृष्टि, बी ऑप्शन है अनिवृष्टि, सी ऑप्शन है अनावृष्टि और डी ऑप्शन है अनुवृत्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अतिवृष्टि का जो होता है अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनावृष्टि बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 12 नंबर का, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद, अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, अरविंद का मतलब होता है कमल। क्या होता है, कमल होता है। तो ए ऑप्शन है मिलिंद, बी ऑप्शन है पंकज, सी ऑप्शन है जलज और सी ऑप्शन है अम्बुज। जा मीन्स होता है पैदा होना, अर्थात जो जल से पैदा होते हैं अर्थात उसे हम कमल कहते हैं। तो पंकज, अम्बुज, जलज ये अरविंद के पर्यायवाची हैं, लेकिन इसमें मिलिंद जो होगा उसका पर्यायवाची नहीं है। अरविंद का आशय ही होता है कमल से ही होता है। मिलिंद अरविंद का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं। अरविंद के अन्य पर्यायवाची देख सकते हैं, बहुत दिए गए हैं। पंकज भी होता है, जलज भी होता है, अम्बुज सर और सरसिज होता है, राजीव होता है, अम्भोज होता है, सरोज, नलिन और मिलिंद भौरे का पर्यायवाची है। मिलिंद किसका है, मिलिंद जो होता है ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये दिया गया है किसका है, ये आपका दिया गया है भौरा का पर्यायवाची, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये जो पर्यायवाची किसका है, ये पर्यायवाची आपका होगा भौरा। क्या होगा, इसको हम भौरा का पर्यायवाची बिल्कुल कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 13। कंशिका और मध्यिका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन अनामी, बी ऑप्शन है अनिमिका, सी ऑप्शन है अनामिका और डी ऑप्शन है अनामिका। तो देखिए 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात इसका जो होगा अनामिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो 14 का दिया गया, संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्प में सही रूप बताइए। वीरोचित विरोच का संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन है वीर प्लस उचित, बी ऑप्शन है वीर प्लस औचित, सी ऑप्शन है वीर प्लस उचित और डी ऑप्शन है बी प्लस उचित। तो वीर धन उचित बराबर वीरोचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और संधि का अगर नाम पूछा जाए तो यहाँ पर गुण संधि होगी। कौन सी होगी? ये भी आपको पूछ सकता है कि आखिर संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप देखिएगा, ए ऑप्शन है कर्मधारय, बी ऑप्शन है तत्पुरुष, सी ऑप्शन है अव्ययी भाव, डी ऑप्शन है द्विगु समास। अनु यहाँ पर जहाँ पर हम दो अनुप्रास ये जो समास की अगर बात करें तो समास कौन सा समास होगा? इसमें स्पष्ट रूप से अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा, जिसमें से पहला पद यानी पहला पद क्या है? अव्यय हो और दूसरा पद प्रधान हो, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पर देखिए, अगर बात करें उपसर्ग उपसर्ग का प्रयोग पहले किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये उपसर्ग पहले दिया गया है, अनु प्लस रूप यहाँ पर दिया गया है, इसलिए ये समास जो है क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 16 के देखिए, अपने मुँह मियाँ बिट्ठू बनना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अपनी बातें छिपाना होता है, बी ऑप्शन है अपनी निंदा स्वयं करना होता है, सी ऑप्शन अपनी प्रशंसा स्वयं करना होता है, डी ऑप्शन है अपनी चर्चा करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर अपनी जो प्रशंसा होती है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा कि अपनी जो प्रशंसा होती है स्वयं होती है, इसी को हम कहते हैं। 17 का देखते हैं, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा? यहाँ पर ब्राह्मण का स्त्री, ए ऑप्शन है ब्राह्मणी, बी ऑप्शन है ब्राह्मणी, सी ऑप्शन है ब्राह्मणी और डी ऑप्शन है ब्राह्मणी। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ब्राह्मणी इसका जो हो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणी जो है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। 18 नंबर देखिए, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक बताना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा संप्रदान को के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका कौन सा हो जाएगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संप्रदान जो होता है को के लिए होता है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन 19 का है, निम्नलिखित में से वर्तनी के शुद्ध दृश्य शब्द का प्रयोग चयन कीजिए। ए ऑप्शन है पूजनी, बी ऑप्शन है उज्ज्वल, सी ऑप्शन है पारिभाषिक और डी ऑप्शन है ज्योत्सना। तो देखिए, यहाँ पूजनी नहीं होता है, यहाँ पूजनी होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर अगर लिखते हैं पूजनीय, क्या हो जाएगा? पूजनी हम ऐसे लिखते हैं। उज्ज्वल को कैसे लिखते हैं? उज्ज्वल को अगर देख लेते हैं, उज्ज्वल को ऐसे लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ज्योत्सना को कैसे लिखते हैं? ज्योत्सना, ऐसे हम ज्योत्सना को लिखते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ज्योत्सना को लिखते, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से 19 में आपके यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, यहाँ पर 20 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से हिस्से में से त्रुटि रह गई है, कोई त्रुटि है? करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है, तो इसमें बताना है त्रुटि कौन सी है। देखिए, ये जो वाक्य दिया गया है, व्रत की पूर्ण जो इसमें दिया गया है वो चिन्हित किया गया है। इस वाक्य का शुद्ध रूप निम्नलिखित होगा, करवा चौथ के व्रत का पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया। करवा चौथ के व्रत का की नहीं, व्रत का होगा। यहाँ पर जो गलत हो जाएगा, यहाँ पर की हो जाएगा। तो करवा चौथ के व्रत की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्रत का पूर्ण। यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में से जीके के कुछ सेक्शन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ए ऑप्शन है धौलाधार, बी ऑप्शन है महाभारत, सी ऑप्शन है पीर पंजल और डी ऑप्शन है आपका शिवालिक पर्वत। तो बताना है आपको करेक्ट आंसर का हो जाएगा 21 का बताना है।
करेक्ट आंसर आपका पीर पंजाल जो हो जाएगा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लघु हिमालय या मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में, महान हिमालय सबसे ऊपर होगा, इसके दक्षिण में, तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में समांतर रूप से फैला हुआ है। ठीक है, तो मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय अगर हम बात करते हैं, महान हिमालय के दक्षिण में अगर यहाँ बात करें एक हिमालय, दूसरा हिमालय और तीसरा हिमालय, और इस तरह से हम मान सकते हैं। तो एक जो हमारा हिमालय हो जाएगा पहली बात, तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है, तो महान हिमालय यहाँ हो जाएगा, महान हिमालय के दक्षिण में है, मध्य हिमालय हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद सबसे नीचे जो होती है यानी शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय हो जाएगा, शिवालिक हिमालय हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लघुत्तर हिमालय में क्या पूछा है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है, अब ये पूछा गया पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी लघु हिमालय की लगभग जो ऊंचाई बताई गई है 80 से लेकर के 100 किलोमीटर तक के बीच में बताई गई है, ये आपका इसमें बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग कहा गया है, हिंदुत्व का स्वर्ण युग कहा गया। ए ऑप्शन है मौर्य काल, बी ऑप्शन है मुगल काल, सी ऑप्शन है गुप्त काल और डी ऑप्शन है चोल। तो बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। तो 22 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गुप्त काल को ही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो 22 नंबर में देखते हैं, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 240 से लेकर के 280 के बीच में किया था। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त आदि प्रमुख शासक हुए हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। किस कारण से, रीजन क्या है, सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त हुई थी इसलिए। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री जो फाह्यान था वो भी भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इनके कवि कौन है, कालिदास, अरविंदाचार्य, धन्वंतरी, आर्यभट्टी और सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के लेखक जो हैं आर्यभट्ट के अतिरिक्त ब्राह्मीर, गुप्त, ब्रह्मगुप्त आदि प्रमुख विद्वान भी वहाँ पर रहते थे। 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 23 नंबर देखिएगा, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताना है। नगर प्रशासन की जो दिया गया है, नगर प्रशासन है, इसकी जो नगर प्रशासन की जो एक विस्तृत प्रणाली के लिए सबसे अच्छा राजा किसे माना गया है बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है कनिष्क और डी ऑप्शन है अकबर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है माना गया है। मौर्य काल में नगर प्रशासनिक की जो विस्तृत प्रणाली की स्थापना किसने किया था, का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। नगर प्रशासन के लिए एक सभा होती थी जिसका मुख्य नागरिक अथवा प्रमुख होता था। मैगस्थनीज पाटलिपुत्र के नगर परिषद के 5 सदस्यों वाली एक समिति उन्होंने बनाई थी। तो इस तरह से ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस पेरिस की राजधानी बताना है क्या है। पेरिस की राजधानी बताना है क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पर देखना है, ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है नॉर्वे, सी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन है ग्रीस। पेरिस की राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी बताना है क्या होगा, पेरिस। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी क्या होती है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होती है। कनाडा की राजधानी बताना है ओटावा। ग्रीस की राजधानी एथेंस। इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन को
देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? क्या है? मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन केरल और यहाँ पर डी ऑप्शन त्रिपुरा। तो आंध्र प्रदेश मोहिनी अट्टम कहाँ की है? तो ये आपकी मोहिनी अट्टम केरल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जो 25 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम केरल राज्य से प्रसिद्ध है। ठीक है, मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु की मोहिनी आहट नाम पर पड़ गया है कि ये जो सबसे परंपरागत कथकली है, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के लिए जाना जाता है। केरल में भगवान विष्णु के लिए जाना जाता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों के आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन है राज्य की नीति, तो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा 26 को हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भारतीय संविधान में नागरिकों को आर्थिक न्याय उद्देश्य का एवं के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत दिया गया। उद्देश्य का सामाजिक आर्थिक और सामाजिक न्याय की चर्चा मिलती है। उद्देश्य का 38 में जो राज्य सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सुनिश्चित कर आय स्थिति और जो सुविधाओं तथा अवसरों को इसमें प्रदान किया गया है। ये चीज़ आपको आना चाहिए। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये भी आपको बताना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 1921 में, 1931, 1941 में, 1951 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए 28 नंबर देखना है। 28 नंबर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना। ए ऑप्शन नीरज चोपड़ा, बी ऑप्शन है अंचला शरत कमल और यहाँ पर सी ऑप्शन है रानी रामपाल, डी ऑप्शन है परजंग पुनिया। तो देखिए ना 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंचला शरत कमल जो हैं ये ITTF के एथलीट के आयोग के रूप में चुने गए हैं। चलिए G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 2022 का पूछा गया है, करंट अफेयर्स है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है ब्राजील और डी ऑप्शन है इटली। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय मूल के किस नोबेल विजेता को यूनाइटेड किंगडम के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? ये आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बताना है आपको कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, बेकी रामकृष्णन, सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है अमर सेन, सी ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, सी ऑप्शन है कैलाश सतार्दी। तो यहाँ पर 30 नंबर करेक्ट आंसर बताना है कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। 30 का पहला हो जाएगा यहाँ पर बेकी रामकृष्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकी रामकृष्णन हो जाएगा। ये जो है भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी जीव वैज्ञानिक प्रोफेसर जो है यानी रामकृष्णन को रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आकृतियाँ बताना है कौन सी आकृति किसमें छिपी हुई है। ये आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप भी ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप याद करिएगा और दिमाग में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये भी हमारे दिमाग में आना ही चाहिए। तो 31 का क्वेश्चन देखिएगा, इसके जो आंसर की करेक्ट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आप इसको देखिए यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है ना, आपको इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा तब इसके बाद ये बनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको जूम आउट करके मिला सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कली दी हुई है, एक कली तो ये मिल गई यहाँ से और फिर दूसरी कली जो है ये कटिंग लगी हुई है, ठीक है ना। यहाँ से ये कट लगा हुआ है, ये भी देखना है ये और ये इस तरह से आया, इस तरह से इस तरह आया है और यहाँ पर ये कट मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 32 नंबर का देखना है आपको कैसा क्वेश्चन है। 32 नंबर में चलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
तो ये सीरीज पूछी गई है, किस तरह से पूछी जाती है ये देख लीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में एक सैंपल पेपर के तौर पर है और मॉडल पेपर है, आप लगाएंगे तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। यहाँ पर 118, 129, 141 और 154 और 168 दिया गया है। तो इनको अगर हम डिफरेंस के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी अगर इसका दोनों का अंतर हम निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा आपका 11, यहाँ निकलेगा आपका 12, इसके बाद निकलेगा आपका 13 निकलेगा, इसके बाद यहाँ पर जो होगा आपका 14 निकलेगा, ठीक है। और 14 यानी हम इसको जोड़ते चलेंगे, इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो भी आंसर निकलेगा आपका हो जाएगा 8 4 12 और ये हो जाएगा 100 क्या यहाँ पर 15 निकलेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, ये आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आंसर था आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि हम दो के बीच में यहाँ पर अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकालेगा, यहाँ पर 11 आया, इन दोनों को निकालेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। इन दोनों को निकालेंगे तो 13 आएगा, इन दोनों को निकालेंगे तो 14 आएगा और 14 और फिर इसके बाद आगे जो नंबर आएगा वो आपका आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो इस वाले में हम जो है इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 83 आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये एक पेपर में पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से उस युग्म का चयन करना है, चयन की जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्द परस्पर संबंधित है। त्वचा विज्ञान त्वचा से संबंधित है, बाल चिकित्सा फेफड़ा से, दवा उपचार से है, हृदय रोग विज्ञान एंथ्रियोग्राफी से है, एंजियोग्राफी से, और डी आप है आर्थोपेडिक्स हड्डियों से संबंधित है। तो बताना है 33 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्थोपेडिक्स हड्डी से संबंधित है। तो उसी प्रकार आर्थोपेडिक जो है संबंधित है। इसका अगला रीजनिंग का सवाल फिर से आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखना है कि समूह बनाना है यहाँ पर। तो 4 अक्षरों के समूह में से 3 अक्षर समूह हैं समान है और 1 अक्षर भिन्न है, कौन है जो समूह में भिन्न है। तो देखिए अंतर निकाल गया, जे का 10 लिखना है, जे का 10 लिखना है, एल का 12 लिखना है, के का 11 लिखना है, आर का 18 लिखना है और डब्लू का क्या लिखना है, डब्लू का 23 लिखना है, ठीक है। इस तरह से सब में आप लिख लेंगे और अंतर देखना है कि कौन किस में अंतर आ रहा है। जैसे अंतर आ जाएगा तो पता चल जाएगा कौन किसका होगा। 34 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का जो करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 10 12 11 यहाँ पर 2 4 और इसके बाद 4 3 7, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो सब 7 4 11 ये बढ़ के आ रहा है, सब इसमें बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, सब में बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या है घट रहा है, इसलिए आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। एक पारदर्शी कागज की शीट को बिंदु रेखा से मोड़ा जाए तो शीट निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार का चित्र दिखाई देगी। तो इस तरह से यह मोड़ करके यहाँ पर कटिंग की गई है, तो आपको बताना है कौन सा चित्र इसमें दिखाई देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप मिला लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम कंप्यूटर के क्वेश्चन लेते हैं। MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है। हृदय, मस्तिष्क, नस और डी है नाड़ी। तो बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क इसका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का जो औद्योगिक मानक नाम मस्तिष्क है, ये जनवरी 1986 में इस नाम से जारी हुआ था। कब जारी हुआ था, 1986 में जारी किया गया था, और इसे MS DOS के लिए पहला कंप्यूटर वायरस भी माना गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए 37 नंबर का देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर शब्दावली में MAN का असंक्षिप्त रूप क्या होगा। ए ऑप्शन है मार्जिन एरिया,
नेटवर्क, बी ऑप्शन है मैक्सिमाइज एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, डी ऑप्शन है मेगाबाइट एरिया नेटवर्क। तो MAN 37 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क सही हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 38 नंबर का है, कितने गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर होता है? एक गीगाबाइट जो होता है वो आपका हो जाएगा 38 नंबर क्या हो जाएगा आंसर बताइएगा? 38 का तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, अर्थात 1024 गुणे 1024, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1024 गुणे 1024 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1024 गुणे 1024, ठीक है। या इसे हम कह सकते हैं 10 के पावर 6 गीगाबाइट GB, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? कंप्यूटर किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया? तो 39 नंबर को बताना है। ऑप्शन ए ऑप्शन है पहली पीढ़ी, बी ऑप्शन दूसरी पीढ़ी, सी ऑप्शन है तीसरी और डी ऑप्शन चौथी। तो इसमें पहली पीढ़ी में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। MU का विस्तार रूप क्या है? ए ऑप्शन है मशीनी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हो गया, मेन मेमोरी यूनिट हो गया, मशीन मैनेजमेंट यूनिट। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। MMU का मतलब होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो इस प्रकार से हमने 40 क्वेश्चन देखे, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, GK, GS और कंप्यूटर क्वेश्चन थे। बहुत महत्वपूर्ण हो गए क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इसके बाद हम तुरंत जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा उसको लेकर के जरूर आएंगे, और ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।